दोस्तों, गाजा में तुर्की फौज की तैनाती को लेकर इजरायल की टेंशन बढ़ गई है। इजरायल किसी भी हाल में तुर्की सैनिकों की मौजूदगी नहीं चाहता, क्योंकि तुर्की की ताकत से वो बखूबी वाकिफ है। तो आखिर क्यों डर रहा है इजरायल और क्या है इस फोर्स का असली मकसद, जानेंगे पूरी रिपोर्ट में। इसके अलावा आपको बताएंगे ब्रिटेन ने मुसलमानों की सुरक्षा के लिए उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। सरकार ने मस्जिदों और मुस्लिम स्कूलों के लिए 10 मिलियन पाउंड का एक्स्ट्रा बजट मंजूर किया है। जानेंगे इस फंड से कैसे बदलेगी ब्रिटेन की मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था। और साथ में बात करेंगे न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की, जहां जोहरान ममदानी ने साफ कहा है, मैं अपनी मुस्लिम पहचान कभी नहीं छिपाऊंगा, चाहे नफरती मुहिम कितनी भी चले। इनके अलावा यमन ने इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद यूएन की टेंशन बढ़ गई है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा में तैनात किए जाने वाले 5000 सैनिकों के बहुराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स में तुर्की की सेना को शामिल नहीं करने की बात हो रही है। इजरायल ने कहा है कि वो तुर्की सैनिकों की मौजूदगी किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा डर तुर्की से ही है, क्योंकि तुर्की इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर सेना रखते हैं और इजरायली विश्लेषक तुर्की फौज की वापसी को उस्मानी सल्तनत के दौर की वापसी जैसा खतरा मानते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि इस फोर्स में सिर्फ वही देश शामिल होंगे जिन पर इजरायल को पूरा भरोसा है। इस फोर्स का असली मकसद है युद्ध के बाद गाजा में सुरक्षा की कमी को पूरा करना और पुनर्निर्माण यानी रीबिल्डिंग के कामों को आसानी से चलाना। दोस्तों, तुर्की ने इस फोर्स में अपने सैनिक भेजने की इच्छा जताई थी, लेकिन इजरायल ने साफ इनकार कर दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव है, खासकर सीरिया संकट और हमास से तुर्की के करीबी रिश्तों के कारण। इजरायल का कहना है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड के बहुत करीब है, इसलिए तुर्की सैनिकों की गाजा में तैनाती असुरक्षित और अनुचित होगी। राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसके जवाब में कहा कि अमेरिका को इजरायल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो ट्रंप शांति योजना के वादों को निभाए। माना जा रहा है कि इस फोर्स की कमान मिस्र के पास होगी। इसमें इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कुछ अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल होंगी। हालांकि इन देशों ने चाहा है कि इस बल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मान्यता मिले, भले ही ये औपचारिक यूएन शांति सेना ना हो। दोस्तों, इस फोर्स का मुख्य काम ये होगा कि हमास की ताकत को ख़त्म करना, यानी उसका असर घटा देना, गाजा में एक नया फ़िलिस्तीनी प्रशासन बनाना और सुरक्षा और फिर से बनाने यानी रिकंस्ट्रक्शन के कामों का समन्वय संभालना। पूरी प्रक्रिया की निगरानी अमेरिका के नेतृत्व वाले सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर CMCC करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने मुसलमानों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। वैसे दोस्तों, ये कुछ दिन पहले की खबर है। बता दें कि यूके पीएम ने ऐलान किया कि देश की मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक केंद्रों को 10 मिलियन पाउंड यानी करीब 100 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा मदद दी जाएगी, ताकि उन्हें नफरती हमलों से बचाया जा सके। इस पैसे से मस्जिदों में CCTV कैमरे, अलार्म सिस्टम, मजबूत बाड़ और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लगाई जाएंगी। इसका मकसद ये है कि मुस्लिम समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और शांति से इबादत कर सके। ये फंडिंग सरकार की मस्जिदों के लिए सुरक्षात्मक सुरक्षा योजना का हिस्सा है। बता दें कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ये घोषणा ईस्ट ससेक्स की पीस हेवन मस्जिद में की, जिस पर 4 अक्टूबर को आग लगाने की कोशिश की गई थी। ये योजना उन मस्जिदों और मुस्लिम केंद्रों को सुरक्षा देती है जो पहले नफरती हमलों का शिकार हुए हैं या जिन पर हमला होने का खतरा है। इस 10 मिलियन पाउंड की नई फंडिंग के बाद अब और भी ज़्यादा मस्जिदों और स्कूलों को सुरक्षा दी जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने इस साल 29.4 मिलियन पाउंड मस्जिदों और मुस्लिम स्कूलों की सुरक्षा के लिए दिए थे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ब्रिटेन की कई मस्जिदों पर हमले हुए हैं। पिछले साल साउथपोर्ट, हल और सुंदरलैंड की मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, जिससे लोगों में डर और गुस्सा फैल गया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक मुस्लिमों के खिलाफ नफरती अपराधों में 19% बढ़ोतरी हुई है और धार्मिक नफरत के 44% मामलों में
मुसलमान ही निशाना बने। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन एक गर्व करने वाला और सहिष्णु देश है। किसी भी समुदाय पर हमला हमारे पूरे देश पर हमला है। ये फंड मुस्लिम समुदायों को सुरक्षा देगा ताकि वो शांति और भरोसे के साथ रह सकें। गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि पीस हेवन मस्जिद पर हमला बेहद दुखद था। इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है और इस हक की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट के सीईओ अकीला अहमद ने कहा कि धर्म की आज़ादी ब्रिटेन के मूल्यों का हिस्सा है, लेकिन कई मुस्लिम परिवार अब डर में जी रहे हैं। मस्जिदों पर हमले, आगजनी और नमाजियों को परेशान किए जाने की घटनाएं बढ़ी है। इसलिए ये नई फंडिंग मुस्लिम समुदाय के लिए सुरक्षा और भरोसे का अहम कदम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने कहा है कि वो अपनी मुस्लिम पहचान से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब उनके प्रतिद्वंदी और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो और उनके समर्थक उनके खिलाफ एक नस्ल भेदी अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को ममदानी ने एक मस्जिद के बाहर लोगों को संबोधित किया। उनके आसपास कई धार्मिक नेता और बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के मुसलमानों को सालों से भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा है। बात करते हुए ममदानी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर 2011 के हमलों के बाद उनके हिजाब पहनने वाली चाची ने मेट्रो में सफ़र करना बंद कर दिया था क्योंकि अब उन्हें वहां सुरक्षित महसूस नहीं होता था। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा था तो उनके एक चाचा ने सलाह दी थी कि अपने धर्म को अपने तक ही रखो। ममदानी बोले, ये वही सबक है जो न्यूयॉर्क के बहुत से मुसलमानों ने सीखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एंड्रयू कुमो, कर्टिस सलीवा और एरिक एडम्स ने इन्हीं बातों को फिर से दोहराया है, जैसे हम अपनी पहचान छिपाएं। वहीं बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड्रयू कुमो ने ममदानी पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक फायदे के लिए खुद को पीड़ित दिखा रहे हैं। कुमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया नाम की कोई बड़ी समस्या नहीं है। दोस्तों, इस चुनाव में शुरुआती वोटिंग शनिवार से शुरू हो गई है और मुख्य मतदान 4 नवंबर को होगा। और ख़ास बात यह है कि लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स में ममदानी सबसे आगे चल रहे हैं। उनके मुकाबले में एंड्रयू कुमो है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी हारने के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है। तीसरे उम्मीदवार रिपब्लिकन कर्टिस सलीवा है। वहीं मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने इस रेस से अपना नाम वापस ले लिया है और कुमो का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, ममदानी ये चुनाव जीत लेते हैं तो ये न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक पल होगा, बल्कि न्यूयॉर्क के मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर जोहरान ममदानी आगामी 4 नवंबर 2025 को होने वाले चुनाव में जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर और पिछले 100 सालों में सबसे कम उम्र के मेयर बनेंगे। वैसे आप लोग भी दुआ करें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन की राजधानी सना जो इस वक्त हौथी के कंट्रोल में है, वहां संयुक्त राष्ट्र यूएन के लिए काम करने वाले 7 यमनी कर्मचारियों को इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हौथी अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार से शुक्रवार के बीच इन कर्मचारियों को गुप्त जानकारी साझा करने के शक में पकड़ा गया। ये गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन पहले ही हौथी ने 20 यूएन कर्मचारियों को रिहा किया था, जिनमें 15 विदेशी थे। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 2021 से अब तक हौथी 55 यूएन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुके हैं और अब संगठन अपने कामकाज की रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 अगस्त को हौथी फोर्स ने यूएन दफ्तरों पर छापा मारकर कई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया था। हौथी नेताओं का आरोप है कि इनमें से कुछ लोग अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे। हौथी प्रमुख अब्दुल मलिक अल हौथी ने तो यहां तक कहा कि यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी एजेंसियां भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रही। उन्होंने दावा किया कि कुछ यूएन कर्मचारियों का हाथ उस इजरायली हमले में था जिसमें 28 अगस्त को हौथी सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहवी और कई अधिकारी मारे गए थे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।